हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर जो 12 था उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अवतल दर्पण की फोकस दूरी, है ना। ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये है वक्रता केंद्र, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या कहा था? फोकस दूरी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने कहा था वक्रता त्रिज्या। हमने कहा इन दोनों में रिलेशन है। क्या जी? रिलेशन है ना। तो हमने आपने सिद्ध किया था बहुत मेहनत से, F बराबर R/2, है ना। वो कौन सा दर्पण था? वो था अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण, है ना। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में संबंध, है ना। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में संबंध, है ना। दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है, तो वो भी 6 नंबर में पूछता है और ये भी 6 नंबर में पूछता है। चलिए तो इसको हम लोग निपटाते हैं। मिटाने वाला नहीं है, एकदम। चलिए एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। सबसे पहले चित्र देखिए। उस वीडियो लेक्चर में हम पूरा बेसिक बता दिए थे, है कि नहीं। बेसिक में जितना चीजें था सारा बेसिक बता दिए थे कि कौन एंगल लेंगे, किसको कहाँ पे लेंगे। इस वीडियो लेक्चर में बस आपको कैसे कैसे नियम काम करता है, बस उसको उस पर ध्यान देना है। चलिए ध्यान। तो ये है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है बोले तो? उत्तल दर्पण में क्या होता है बोले तो? बाहर में पेंट होता है। बाहरी भाग क्या होता है? पेंट, है ना। कि भीतरी होता है, भीतरी भाग होता है। और बाहरी भाग क्या होता है? परावर्तक होता है। परावर्तक करना जिससे प्रकाश टकरा कर लौट जाएगी ना, उसी को क्या कहते हैं? परावर्तक कहते हैं। चलिए ये प्रकाश आएगी, है ना। पहले सबसे ये हो गया आपका ध्रुव, ये आपका हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। क्या ये वास्तविक फोकस है? नहीं, ये कौन सा फोकस है? आभासी है। चलिए फिर से ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर, है ना। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद लौट गई। लेकिन हम कल्पना करेंगे अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा, उसको लगेगा प्रकाश यहाँ से आ रही है या नहीं। आप कहें सर यहाँ से प्रकाश आ रही, तो यही हो गया फोकस। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए ये तो आने वाली किरण हो गई, ये हो गया जाने वाली किरण। माना आप सिंपली कह सकते हैं ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। बोलिए ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। अब बताइए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है? आप कहेंगे अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। चलिए दीजिए, तो बीच में दे दीजिए इसका अभिलंब। क्या दे दीजिए? अभिलंब। और अभिलंब को याद है इसमें कैसे मिलाए थे? ये था अवतल दर्पण, है ना। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आया था, फोकस से होकर गुजर गया था ना। तो ये F था और ये C था। आपने क्या किया था? यहां से जो अभिलंब खींचे थे ना, आपने किस पे मिला दिया था? वक्रता केंद्र पर मिलाया था। किस पे मिलाया था? वक्रता केंद्र पे मिलाया था ना। तो ये भी अभिलंब है ना, इस भी अभिलंब को आप किस में मिला दीजिए? वक्रता केंद्र में मिला दीजिए। अब आप इसको दर्शाइए। चित्र समझ में आया? अब इसको दर्शाइए। देखिए ये हो गया A, इस पॉइंट को बोलिए B। क्या बोलिए? B। C हो गया, है ना। इसको बोलिए D। क्या बोलिए? D। अब इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। D के बाद E मान सकते हैं, F तो नहीं मान सकते क्योंकि F माना हुआ है ना। अब इसको N मान लीजिए। क्या मान लीजिए? N। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब समझिए यह है आपतित किरण और यह है अभिलंब। यह है आपतित किरण और यह है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनेगा, इसी का नाम क्या है? आपतन कोण, माने कोण I, है ना। उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच जो कोण बनेगा इसको कहेंगे परावर्तन कोण। फिर से बोलिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको कहेंगे आपतन कोण, है ना। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण। एक बात सीखे होंगे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। इसी कोण को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं भैया? शीर्षाभिमुख कोण, है ना। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। समझे? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। इसी कोण का नाम है शीर्षाभिमुख कोण। चलिए ये भी समझ में आ गया। तो आप समझिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनेगा इसको बोलेंगे आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनेगा इसको कहेंगे परावर्तन कोण। अब कॉमन चीज समझिए, अब थोड़ा देर के लिए समझिए। यहाँ से
इसको देखिए, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। कैसे आर होगा? ऐसे देखिए, एक रेखा ऐसे जा रही है और दूसरी रेखा ऐसे जा रही है। देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है? ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है। अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलिए, ये एंगल आर है तो ये भी एंगल होगा। देखिए दोनों एक दूसरे, देखिए एक रेखा है, आप नाम देखिए, हम नाम बोलते हैं एन से लेकर सी तक, एक रेखा एन सी हो गया, और एक रेखा देखिए डी से लेकर एफ तक, दो रेखा हो गया, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा? प्रतिच्छेद कर रहा। क्या कर रहा? आप इस पे ध्यान मत दीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब दिखा आपको, है ना? अब देखिए, नहीं लग रहा कि देखिए एक रेखा और दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। जब प्रतिच्छेद करेंगे तो इसके शीर्षाभिमुख माने आमने सामने के कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। चलिए इसको बना दीजिए। आई बात समझ में? बस आपको जो कुछ मानना है उसको लिखते चलना है। चलिए दर्पण को क्या मान लेंगे हम? एक्स और वाई। चलिए लिखिए, उसी जैसा है, बस कुछ कुछ एंगल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए लिखिएगा कि माना कि एक्स वाई एक उत्तल दर्पण है। माना कि एक्स वाई एक उत्तल दर्पण है, जिसमें जो टर्म है उसको लिखिए, जिसमें आप कह सकते हैं कि ध्रुव से जो फोकस है इसकी बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और इसी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं भैया? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए तो हम कहें जिसमें फोकस दूरी क्या है? जिसमें फोकस दूरी बराबर क्या होगा बताइए तो? एफ, है ना? अब वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? बोलिए, वक्रता त्रिज्या को आर से, है ना? ध्रुव को पी से, वक्रता केंद्र को आप कहें सर सी से। किससे सूचित करते हैं? सी से। यहां तक समझ में आया, है ना? अब कुछ चीजें हैं जो आप समझिए। जैसे अब देखिए, ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। लिख दीजिए ताकि आपको आसानी समझ में, है ना? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए ध्यान देखिए, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी। अच्छा सोचिए, ये हो गया यहाँ पर ध्रुव और ये हो गया फोकस। बोलिए, ये हो गया इसका ध्रुव और ये हो गया फोकस, है ना? तो P से लेकर कहाँ तक? F तक। P से लेकर F तक, PF, है ना? तो बताइए PF की दूरी आपने क्या माना है? बताइए तो, PF की दूरी आपने क्या माना है? छोटी एफ माना है, तो हम इसको लिख देंगे छोटी एफ। चलिए ध्यान। उसके बाद ध्रुव से सेम ऐसे है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहाँ होगा? ये ध्रुव से लेकर आपको कहाँ तक जाना है? वक्रता केंद्र तक जाना है। ध्रुव से लेकर कहाँ तक जाना है? वक्रता केंद्र तक जाना है। तो बताइए, P से लेकर C तक, PC, और PC की दूरी क्या है? R है। तो हम लिखेंगे P से लेकर C तक की दूरी क्या है? PC, और PC क्या है भैया? R है। चलिए, PC R है ही नहीं, PC R है। चलिए ध्यान से। अब जैसे उसमें किए थे, आपतन कोण को माने थे, फिर परावर्तन कोण को माने थे, तब वहां से नियम सिद्ध किया। तो फिर वहां देखिए, यहाँ आपतन कोण आप किसको कह सकते हैं? जैसे इसको मिटा दिए थे, अब ये आने वाली किरण थी, ये A था, ये B था, बाकी ये यहाँ जो एंगल बनेगा भाई, है ना, वो कौन सा एंगल बनेगा? I बनेगा। क्या बनेगा? I। तो कोण I को आप कैसे दर्शाइएगा? या तो देखिए, किसके बीच बना है? A और N के बीच बना है। कहाँ पर बना भैया? B पर बना है। किसके बीच बना है? A और N के बीच बना है। कहाँ बना है? B पे बना है। तो आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं, A B N या N B A, जैसा आपकी इच्छा। हम जैसे लिखते हैं इसको लिखेंगे A B N। ये क्या है आपके सर? आपतन कोण। क्या है जी? आपतन कोण है ना? और दूसरा देखिए, परावर्तन कोण को क्या लिख सकते हैं? D B N। ये है ना जी। अब इसको सीधा कर दीजिए। चलिए, इसको लिखेंगे D B N, है ना?
ये कौन सा कोण हो जाएगा? परावर्तन कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? परावर्तन कोण। चलो लिखेंगे डी बी एन, है ना, इसको लिखेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। चलिए अब लिखेंगे सिद्ध। सिद्ध में क्या लिखिएगा? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं? परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए तो लिखिएगा आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। तो आपने आपतन कोण को क्या माना है? ए बी एन। तो आपतन कोण को लिखिए कोण ए बी एन, है ना, बराबर परावर्तन कोण को क्या माने हैं? डी बी एन। तो लिख दीजिए डी बी एन। इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसको क्या मान लीजिए? समीकरण 1। अब दूसरा देखिए, आपको अभी तुरंत बताए। जैसे देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। कोई पूछे क्यों होगा? ये है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख, है ना। अब बढ़िया से देखिए ना, जैसे ये रेखा देखिए, एक रेखा यहाँ से आ रही और एक रेखा यहाँ से जा रही, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रही? प्रतिच्छेद यहाँ पे कर रही। तो इसके सामने वाला कोण बराबर होगा। अगर ये परावर्तन की कोण आर है तो ये भी आर होगा। तो इस कोण का नाम क्या है? डी बी एन। तो हम लिखेंगे डी बी एन किसके बराबर होगा? इस वाले इस आर के। इस आर को आप कैसे लिख सकते हैं? या तो लिख सकते हैं एफ बी सी, या तो सी बी एफ। क्या लिखिएगा? सी बी एफ। तो हम लिख देते हैं सी कोण सी बी एफ, है ना। क्या नीचे वाला दिख रहा है? नीचे वाला दिख रहा है मुझे। चले ध्यान से, तो हम कह देंगे ए बी एन बराबर हो गया डी बी एन, है ना, और डी बी एन बराबर हो गया सी बी एफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, है ना। तो ऐसा देखो, अगर इसको अच्छा से समझो, ए बी एन डी बी एन के बराबर है और डी बी एन सी बी एफ के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर। कैसे बराबर होगा? ऐसे सोचिए, मान लिया जाए ए बी एन और डी बी एन, ए बी एन डी बी एन के बराबर है। इसको तोड़ के लिखिए, ऐसे बढ़िया समझिए। मान लीजिए कोण ए बी एन बराबर है कोण डी बी एन की। ये समीकरण 1 है। कहाँ से ये कोण बराबर होगा? आप कहेंगे सर ये कोण परावर्तन के नियम से बराबर होगा। कहाँ से बराबर होगा? ये कोण परावर्तन के नियम से बराबर होगा। अब पूछेगा ये कहाँ से बराबर आया? क्या बोलिएगा? शीर्षाभिमुख से। कहाँ से बताइएगा इसको? इसको लिख दीजिएगा लास्ट में, है ना, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या हो गया? बराबर हो गया। बोलिए शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या हो गया? बराबर हो गया। चलिए हमने इसको बराबर कह दिया। अब फिर समझिए, ए बी एन अगर डी बी एन के बराबर और डी बी एन सी बी एफ के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये ए बी एन जो है वो सी बी एफ के बराबर होगा। और यही चीज अक्सर चीजें समझ में नहीं आती है। कोई नहीं, हम दोबारा समझते हैं। जैसे देखिए, अच्छा इतना तो जानते हैं कि ए बी एन डी बी एन के बराबर है। आप कहाँ जानते हैं? उसके बाद ये भी जान गए कि डी बी एन किसके बराबर है? सी बी एफ के। हम जान गए कि डी बी एन किसके बराबर है? सी बी एफ के। ये भी जान गए। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपको जब मैथ पढ़ाते हैं या कुछ और पढ़ाते हैं, तो मैथ तो ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, ऑफलाइन पढ़ाते हैं। जैसे आप डी बी एन बराबर सी बी एफ लिखते हो, क्या सी बी एफ बराबर डी बी एन नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको उल्टा के लिखते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कौन सी बी एफ बराबर हो गया कौन डी बी एन। अरे उल्टा के लिख सकते हैं इसको। चलिए अब इसको थोड़ा देर के लिए मिटा दीजिए। अरे भाई ऐसे सोचे ना, डी बी एन बराबर सी बी एफ लिखो या सी बी एफ बराबर डी बी एन लिखो, बात तो बराबर है। अब इधर देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो, LHS तो बराबर नहीं है, लेकिन RHS क्या हो गया? बराबर। RHS क्या हो गया? बराबर। बोलिए RHS क्या हो गया? बराबर। अगर RHS बराबर है, अगर RHS बराबर है,
तो LHS भी बराबर होगा। समानता का सिद्धांत से कहता है कि अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होता है, और दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा, है ना। चलिए, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ABN बराबर होगा CBF के, हाँ या ना। आप कह दीजिएगा कि ABN बराबर है किसके, CBF के। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, नीचे दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। आइए चेक करना पड़ता है, अगर छूट जाएगा फिर आप लोग को दिखेगा नहीं, है ना, बाद में कमेंट करते रहिएगा। हाँ, अब इसको बराबर कैसे करेंगे एक बार दोबारा समझाते हैं, है ना। एक बार देखिए, जैसे आप सीखे कोण ABN बराबर है कोण DBN के, ON दूसरा भाई, हाँ, और दूसरा है DBN बराबर CBF, दूसरा है DBN बराबर कोण CBF। अगर भाई मेरा LHS बराबर होता तो हम RHS बराबर कर देते, या RHS बराबर होता तो LHS बराबर कर देते, लेकिन उल्टा पुल्टा हो गया है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो समझिए, हम ऐसा लिख सकते हैं कि जहां DBN है ना, DBN बराबर है CBF की, बोलिए DBN बराबर CBF के, DBN बराबर है CBF के, तो हम लिख देंगे CBF भी बराबर होगा DBN के। अरे आगे पीछे कर दिए भैया, जैसे हम कहेंगे कि 4 बराबर है 5 के, हम कहेंगे 5 भी बराबर है 4 के, बस यही बात समझिए। तो अब देखो, इसको मिटा देते हैं। तो देखो, ये था समीकरण 1 और ये था समीकरण 2, ये था समीकरण 1 और ये था समीकरण 2। समीकरण 2 में लिखा था DBN बराबर CBF, लेकिन हम इसको थोड़ा घुमा के लिखे CBF बराबर DBN। अब देखो, दोनों तरफ इधर भी DBN आ गया और इधर भी DBN आ गया। अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। इसका मतलब कोण ABN बराबर होगा CBF के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे भाई, जगह नहीं फिर भी लिख देते हैं, हम लिखेंगे कोण ABN बराबर होगा CBF के। इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको क्या मान लीजिए समीकरण 3। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब बस और एक एंगल मानना है, वो कौन सा एंगल, देखिए, जैसे देखिए, इसको क्या करें, मिटा दे, चलिए खैर कोशिश करते हैं समझाने का इसमें। जैसे देखिए, जैसे ये एंगल R था तो हमने इसको भी R कहा, लेकिन अगर ये एंगल I है तो क्या हम इस एंगल को I कह सकते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल कि हम क्यों कहेंगे। यहां तो समझ में आ गया कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, हम कहें कि ये R है तो ये भी R होगा। चलिए सर, ये I है, आपने कहा ये भी I होगा, चलिए हम समझे, लेकिन क्यों होगा? तो ये होगा एकांतर कोण से। क्यों होगा भैया? एकांतर कोण से। देखिए एकांतर कोण का कहां करते हैं, साइड में बनाते हैं। बोलिए, जैसे देखिए, एकांतर कोण के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसके कोना कोनी के कोण को क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। अब थोड़ा देर के लिए इसको मिटाइए, इस रेखा को मिटाइए, इसका मुझे काम नहीं। चलिए मिटा दी, मिटा दी। अब देखिए, ये रेखा इसके समांतर है। अगर इसको ऐसे यूं करके आगे बढ़ाते, क्या बढ़ाते? आगे, तो देखो ये इसके समांतर है कि नहीं, और एक ये अलग से कोई रेखा जा रही है जो इसको क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो भैया अगर प्रतिच्छेद करेगा तो ऐसे वाला कोण नहीं बना, देखो ऐसे वाला कोण बना, हाई वाला जब आई है तो ये भी कितना होगा? आई। आपसे पूछेगा क्यों होगा, तो आप कहिएगा एकांतर कोण है। क्या बताइएगा भैया? बोलिए, एकांतर कोण। तो ये आई है तो ये भी क्या होगा? आई। अब इसको बना दीजिए। अरे समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? चलिए धन्यवाद। तो इसको भी बराबर करेंगे किसके कारण? आप कहेंगे सर इसको कहेंगे एकांतर के कोण के कारण ये क्या हो जाएगा? बराबर। कौन कौन सा? बोलिए, ABN माना ये वाला किसके बराबर होगा?
इस सी के बराबर होगा। सी को कैसे लिखिएगा, या तो यहां से लिखिए बी सी एफ या एफ सी बी, हम लिखते हैं बी सी एफ। तो बताइए पहला क्या है एंगल, ए बी एन, ए बी एन बराबर होगा किसके, बी सी एफ। बोलिए कौन, बी सी एफ। और इसको समीकरण 4 मान लेंगे। लेकिन ये आया कहां से, एकांतर कोण से। कहां से आया भैया, एकांतर कोण से। हम लिखेंगे ये आया है एकांतर कोण से। ये कहां से बराबर हुआ भैया, एकांतर कोण से। जैसे आपने समीकरण 1 और 2 को बराबर किया, उसी प्रकार समीकरण 3 और 4 को लिखिए। लिखिए समीकरण कितना, 3 तथा 4 से। अब देखिए LHS बराबर है, LHS बराबर है, तो क्या RHS बराबर नहीं होंगे, आपके यस सर होंगे। तो हम कहेंगे कि CBF बराबर हो गया BCF के। हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे देखिए अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, है ना। तो हम कह देंगे कि CBF बराबर होगा BCF के। कर दिया बराबर, है ना। अब समझिए, अब एंगल को खोजिए, कहां पे एंगल है, एक CBF खोजिए, तो CBF माने जो वाला, उसके बाद है BCF, BCF। ओहो नहीं लग रहा है, वो त्रिभुज बन गया ऐसे वाला, और त्रिभुज में 2 कोण बराबर दिख रहे हैं। अगर 2 कोण बराबर है तो कोण के सामने वाला भुजा भी बराबर होगा। तो पहले जैसे देखिए यहां पर कौन सा एंगल है, B, तो B के सामने वाला कौन सा होगा, CF। तो यहां लिख देंगे CF, दिख रहा है ना, CF बराबर इस C के सामने कौन सा एंगल है, इस C के सामने एंगल है ये वाला। इस एंगल का नाम क्या है आपके सर, BF नाम है। क्या है जी, BF। तो इस एंगल को कहेंगे BF, है ना। तो एक काम करिए, जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए कर लिए, ऊपर वाला मिलाते हैं, बस इतना में आ जाएगा। चलिए देखिए, चलिए कर दिए। हमने क्या किया, CF को बस वही स्टेप को ऊपर लिखना, CF को BF के बराबर किया। लेकिन उस दिन भी हम बताए थे कि आपने दूरी P से मापा है, P से F तक की दूरी मापी, P से C तक की दूरी मापी। कभी आपने B से दूरी मापी नहीं। तो इस B के जगह मुझे क्या चाहिए, P चाहिए। तो हम लिखेंगे दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसीलिए BP के निकट है, BP के निकट है। इसीलिए हम कहेंगे कि B लगभग बराबर है किसके भैया, P के बराबर है। चलिए तो लिखेंगे CF, जहां B लिखा हुआ है हम उसके जगह क्या लिखेंगे, P, क्योंकि B किसके बराबर है, P के बराबर है ना। तो CF बराबर होगा, जहां B लिखा हुआ लिखेंगे PF। क्या लिखेंगे, PF। चलिए हमको दिया क्या क्या, एक दूरी पता है हमको PF और दूसरा है PC। क्या आपको CF दिया है, नहीं दिया है। CF कहाँ है, CF यहाँ है, लेकिन हमको PC दिया है। CF यहां से यहां तक है, लेकिन हमको दिया है यहां से यहां तक। तो हमने क्या किया, हमने कहा देखो C से F तक चले गए हैं, अगर CF में P से F तक जोड़ देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में PF जोड़ना चालू कर देंगे। हम लिखेंगे दोनों पक्षों में PF को जोड़ने पर, बोलिए दोनों पक्षों में PF को जोड़ने पर। चलिए तो CF में भी क्या जोड़ेंगे भाई, PF, और PF में भी क्या जोड़ेंगे भाई, CF, है ना, सॉरी PF। इसमें भी PF जोड़ेंगे और इसमें भी PF जोड़ेंगे। चलिए तो देखिए CF और PF, देखिए CF और PF, देखिए
पी एफ बोलिए या एफ पी बोलिए, बात बराबर। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो हम कहेंगे टोटल आ गया, हम कहेंगे इसको पीसी। क्या कहेंगे? पीसी। जब आप सी एफ और पी एफ को जोड़िएगा तो आएगा पीसी। क्या आएगा? पीसी। और जब पी एफ और पी एफ को जोड़िएगा कितना आएगा? 2 PF आएगा। चलिए, बहुत जगह है, कर देंगे यहीं पे। आइए अब देखिए, क्या आपको पीसी का मान पता है? हाँ सर, पीसी का मान आर है, तो इस पीसी की जगह लिखिए आर। बराबर है? बराबर। 2 है, 2 रहने दीजिए। क्या आपको पीएफ का मान पता है? आपके यस सर, पीएफ का मान है एफ, है ना, तो इसके जगह लिख दीजिए एफ। तो हमको निकालना है कि आर बराबर 2F, या आर को रहने दीजिए, ये जो गुना में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? भागा में, बराबर एफ। तो बताइए, सिद्ध हो गया एफ बराबर R/2। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद दोबारा इसको समझाते हैं क्या क्या करना है। चलिए, यहां तक हो गया। मेन जो मोटा मोटा बात है ना, मोटा मोटा बच्चा भी होता है, कोई बड़का बात नहीं है ना। तो जो मोटा मोटा बात है उसको समझते हैं कि बस चित्र समझ गए, अब पूरा बना लीजिए। आइए देखिए, इसको मिटा देते हैं और चित्र को दोबारा समझाते हैं। देखिए, हम लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं, तो थोड़ा चिड़िया का आवाज जा भी सकता है आपके कानों में, है ना, उसको इग्नोर करिएगा और हमारी बातों को सुनिएगा। मेरा भी आवाज उससे अच्छा है ना, मधुर भी है। चलिए, थोड़ा उससे ज्यादा अच्छा हो सकता है, कम तो नहीं होगा। चलिए, चित्र समझते हैं। बहुत मुश्किल से बना। चलिए, अब यह है आपका ध्रुव, यह है आपका फोकस, और यह है वक्रता केंद्र। आर लिखो ना भाई, आर सी लिखो ना, आर काहे लिख रहे हो? चलिए, अब देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद लौट गई। देखिए, हम कल्पना करेंगे ये कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी भैया? फोकस, है ना। और एक इस पे क्या खींचेंगे? अभिलंब, और अभिलंब को कहां से मिला दिया? सी से। अभिलंब को कहां से मिला दिया? सी से। चलिए, इसको लिखिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी, और ये हो गया एन, ये हो गया आपका एन। चलिए, अब समझो, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। बोलो, ये हो गया आपका आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। तो हमने सिखाएगा, एक रेखा इसको देखो और एक रेखा इसको देखो, इसको थोड़ा मारो गोली, अखियों से मार भी सकते हो, नहीं भी मार सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है। देन जी, तो एक रेखा इसको देखो और एक रेखा इसको देखो। हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। कहने का मतलब दोनों एंगल समान हो जाएंगी। बोलिए, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। चलिए, एक बात तो यहाँ समझ में आ गया। दूसरा, अब इसको मिलाइए। अगर कल्पना करें कि अब ये रेखा नहीं, ये रेखा नहीं, और इसको बढ़ाया गया, साइड कर देते हैं, अलग अलग करके दिखा देते हैं। चलिए, ऐसे यूं आया, यूं गया, है ना, और एक यहां से फोकस से गया। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। और ये है, ये है कहां पे गया? वक्रता केंद्र पर गया। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये अभिलंब। तो थोड़ा देर के लिए इसको मिटा देते हैं और फिर थोड़ा देर के लिए इसको भी मिटा देते हैं। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है और इसको कोई तीसरी रेखा काट रही है? इसी रेखा का नाम तिर्यक रेखा है। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। तो ये तो था आई, तो ये भी होगा आई, है ना। इसी पर्पज से हमने पूरी चीज़ों को समझाया है। हमें विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में यह सर जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।